हेलो स्टूडेंट्स, मैं जेपी अग्निहोत्री आज आपको सॉलिड स्टेट के क्लासिफिकेशन का सेकंड पार्ट बताऊंगा। कल हमने आपको क्लासिफिकेशन में जो 2 पॉइंट दिए थे उनमें एक अरेंजमेंट के आधार पर क्लासिफिकेशन किया था, जिसमें आपने क्रिस्टलाइन एंड नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में जाना। अब आज हम आपको दूसरा जो सेकंड बेस है, यानी बेसिस ऑफ डिफरेंट बॉन्डिंग फोर्स, विभिन्न बंधन बलों के आधार पर वर्गीकरण करेंगे। इस आधार पर सॉलिड्स को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। 4 पार्ट, 4 भाग हैं, 4 भाग, 4 पार्ट्स। पहला है आयनिक सॉलिड, सेकंड है कोवैलेंट सॉलिड, थर्ड है मॉलिक्यूलर सॉलिड और फोर्थ है मेटेलिक सॉलिड। ये 4 पार्ट है। अब यहां पर आपको ये देखना है, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, आपको पॉइंट पकड़ना है। बाकी तो सब किताब में लिखा है, सब देख सकते हैं, लेकिन इसमें पॉइंट क्या है? पॉइंट है जो आपके, चूंकि ये पार्ट में से ज्यादा अभी तक जो था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आ रहे थे, उसको भी हमें बिल्कुल दिमाग में रखना है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे हम सॉल्व कर लेंगे, उसको याद ना करना पड़े, अपने आप क्लियर रहेंगे। इसमें जो पूछता है रचक कण, मतलब वो किन या किस प्रकार के कणों से ये मिलकर बना हुआ है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, रचक कण कौन से होते हैं? तो यहां पर जो सबसे पहले हम देखेंगे आयनिक सॉलिड, आयनिक ठोस। आयनिक ठोस के रचक कण, जैसे कि आयनिक यानी आयनाइजेशन, आयनाइजेशन तो जानते हो, आयंस क्या होते हैं? सबसे पहले तो आपको ऐसे भी आप 11 में पढ़ा होगा या 9 से भी आपको मालूम है कि आयंस क्या है। आयंस का मतलब होता है चार्जेबल पार्टिकल्स, चार्जेबल एटम, आवेशित कण या आवेशित परमाणु ही आयन होता है। सीधी बात, कंफर्म हो गया। तो अब आप समझ लीजिए कि चार्जेबल पार्टिकल्स या चार्जेबल एटम से निर्मित सॉलिड आयनिक सॉलिड होगा। अब ये चार्ज तो सबको मालूम है कि 2 तरह के होते हैं, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज। इस तरह से जो सॉलिड धन आवेशित एवं ऋण आवेशित, मतलब पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज युक्त कणों से मिलकर बना होगा, वो से हम आयनिक यौगिक कहेंगे। जैसे NaCl, NaCl यानी वास्तव में ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव कणों से मिलकर बना होगा। इसी तरह से चाहे वो KCl हो, चाहे MgCl2 हो या अदर्स जो भी होंगे, जिनमें धन आयन और ऋण आयनों से उसकी मेकिंग होगी, उसकी संरचना होगी, उसका स्ट्रक्चर होगा, वही आयनिक यौगिक होगा। ठीक। अब यहां पर आयनिक यौगिक के कुछ करेक्टर्स,
मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक सॉलिड हमें जानना जरूरी है। ये पॉइंट आप अपने रफ में जरूर नोट कर लें। यद्यपि आप इस वीडियो में हैं तो बहुत ही अच्छा है, हम लोग क्लास में पढ़ा के और चले जाते थे, इसके बाद आप भूल जाते थे। 100% में से 75% बचा जब हम बाहर निकले तभी। इसके बाद कुछ देर बाद आपने गप किया, 50% चला गया। दूसरे दिन आते आते वो 20% में आ गया। लेकिन यहाँ पर आप इस वीडियो को बार बार रिवाइज करके आप हमको हर बार पाएंगे। जो भी टॉपिक आपको देखना है, आप वीडियो को, प्रीवियस वीडियो जो भी होंगे उनको आप बार बार रिवाइज करके देख सकते हैं। ये इस ऑनलाइन में एक फायदा जरूर होगा। सो दैट अब यहाँ पर हमें सबसे पहले आयनिक सॉलिड के जो लक्षण है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको हमें अच्छे ढंग से समझना है थोड़ा सा। इसका पहला पॉइंट, अब इसको पहला पॉइंट में हमें क्या करना है कि इसमें पहला पॉइंट जो है, इसमें धन एवं ऋण आवेश वाले आयनों से ये बने होते हैं। हमने पहले बता दिया। ये पहला पॉइंट आप रखें। क्या होता है पहला पॉइंट में, ये सॉलिड प्लस यानी धन एवं ऋण आवेश युक्त कणों से बने होते हैं। इसको पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट क्या है, ये कठोर होते हैं यानी हार्ड होते हैं, और भंगुर यानी ब्राइटल प्रकृति के होते हैं। क्या होते हैं, ये कठोर होते हैं, निश्चित रूप से कठोर होंगे, और क्या होते हैं, ब्राइटल होते हैं यानी भंगुर होते हैं। भंगुर का मतलब जानते हैं ना, भंगुर क्या होता है, आपने कई बार सुना भी होगा, कुछ लोग जानते भी होंगे, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनके बारे में हम बताते हैं। भंगुर का मतलब, जैसे किसी भी ठोस को आप उठाओ और एक हथौड़ा ले लो बढ़िया सा, और उसको हिट करो, मारो ठकाठक, और वो कई टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ जाए। बिल्कुल जैसे नमक, आपने देखा होगा, नमक के बिल्कुल ट्रक का पूरा सॉलिड ले लो, उसको हथौड़े से मारोगे, क्या होगा, एकदम से बिल्कुल कई टुकड़ों में उधर के बाहर दूर दूर तक चला जाएगा। ये होता है भंगुरता, यानी हिट करने पर उसके बारीक कई टुकड़े बन जाए, कई टुकड़े हो जाए, वो होता है भंगुर। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट क्या हुआ, मतलब ऐसे सॉलिड्स यानी आयनिक सॉलिड्स बहुत ही कठोर होते हैं, हार्ड होते हैं, और भंगुर यानी ब्राइटल भी होते हैं। अब इसमें तीसरा पॉइंट, यानी इसमें दूसरा पॉइंट क्या हो गया, कठोर और भंगुर। कठोर यानी हार्ड एंड एवं ब्राइटल, भंगुर होते हैं। तीसरा पॉइंट अब क्या है, थर्ड पॉइंट में, मतलब इनकी जो सूत्र इकाइयां हैं, सूत्र इकाइयां समझ रहे हैं, फार्मूला यूनिट, मतलब इसकी जो एक लेंथ बनती है, परत वाई परत, परत वाई परत, परत वाई परत, मतलब लेयर टू लेयर, लेयर टू लेयर के ऊपर लेयर चढ़ते हुए बड़ा बनेगा ना, पूरा सॉलिड बनेगा। एक लेयर तो है नहीं, पूरा है, तो उसकी जो सूत्र इकाइयां होती हैं, उनके मध्य भी स्ट्रॉन्ग यानी प्रबल वैद्युत आकर्षण पाया जाता है। तीसरा पॉइंट है। चौथे पॉइंट में आप क्या करेंगे, ये उच्च वाष्पन ऊष्मा यानी हीट ऑफ वेपराइजेशन, उच्च वाष्पन ऊष्मा, हाई हीट वेपराइजेशन होता है, पाया जाता है इसमें, और इसी कारण ये अवाष्पशील होते हैं यानी नॉन वोलेटाइल्स होते हैं। ठीक है, तो मतलब ये अवाष्पशील। तीसरा क्या है, ये अवाष्पशील, नॉन
अवाष्प से यानी नॉन वोलेटाइल्स होते हैं। अगला पॉइंट इसमें आप देख सकते हैं कि ये ध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं। अब ध्रुवीय विलायक में आपको बहुत सारा सोचने की जरूरत नहीं है। जल हमारा एक उत्तम विलायक है और वो ध्रुवीय विलायक है, पोलर सॉल्वेंट है। इसको हम ध्रुवीय विलायक क्यों कहते हैं? क्योंकि आपने देखा होगा पानी का एक अणु हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के एक अणु से मिलकर H2O बनाया। अब यहां पर जो H2O है, ये H2O के स्ट्रक्चर यदि आप देखें, स्ट्रक्चर देखें तो यहां पर O ये नेगेटिव चार्ज, H पॉजिटिव चार्ज हमेशा बना रहता है। क्योंकि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, यहां पर कहीं न कहीं एक हाइड्रोजन को ऑक्सीजन अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, खींचता है, जिसके कारण इसमें H पॉजिटिव OH नेगेटिव बॉन्ड ऐसे उत्पन्न हो जाता है और यही कहलाती है पोलरिटी, ध्रुवणता। इसीलिए जल को पोलर सॉल्वेंट की श्रेणी में रखा गया है। ऑलरेडी है सबसे बड़ा दुनिया में, इससे अधिक सॉल्वेशन वाला कोई भी अन्य पोलर सॉल्यूशन या सॉल्वेंट नहीं है। ठीक, अगला पॉइंट क्या हो सकता है? मतलब ये ठोस अवस्था में इनकी खासियत है कि ये सॉलिड यदि सॉलिड स्टेट में रहे, ठोस अवस्था में विद्युत के बिल्कुल भी नॉन कंडक्टर होते हैं, मतलब एकदम कुचालक होते हैं, इनमें से धारा नहीं बह सकती है, क्लोज रहते हैं। लेकिन यदि इन्हीं को हम पिघला दें, फ्यूज्ड स्टेज मतलब गलित अवस्था जिसको बोलते हैं, पिघली अवस्था में, तो यदि हम इसको पिघला दें, यह इसका हम सॉल्यूशन बना दें, तो गलित या सॉल्यूशन स्टेज पे ये विद्युत के सुचालक हो जाते हैं। ठीक है ना, गलित या सॉल्यूशन स्टेज में ये विद्युत के सुचालक हो जाते हैं। बस इतने मेन पॉइंट है, इसमें आपको ध्यान में रखना है। तो ये आयनिक सॉलिड हो गए। अब दूसरा आता है सहसंयोजी सॉलिड। इसके बारे में सहसंयोजी सॉलिड दूसरा पॉइंट, ठीक है। तो अब आप कोवेलेंट सॉलिड यानी सेकंड नंबर में आता है सहसंयोजी यौगिक, कोवेलेंट सॉलिड। इसके रचक इकाइयां परमाणु होते हैं, मतलब इसमें आपको ध्यान में रखना है, रचक कण ही पूछता है हमेशा। तो इसके कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं? एटम, परमाणु। रचक कण क्या हुए? परमाणु हुए। मतलब विभिन्न प्रकार से परमाणु आपस में सहसंयोजक बंध के द्वारा, शेयरिंग बॉन्ड के द्वारा ये बंधे हुए होते हैं। इसीलिए ये इनके बंध बहुत ही प्रबल होते हैं। अब इसमें रासायनिक बंध पूछता है, तो इसमें आपको मालूम है कि इसमें सहसंयोजी बंध पाया जाता है, जो कि अत्यधिक प्रबल होता है। आपको मालूम है कि इसमें जो ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं, जितना अधिक ओवरलैप करते हैं, जितनी बॉन्ड एनर्जी बनती है, मतलब जो एंथैल्पी होती है, जितने भी इसमें ऊर्जा बाहर निकलेगी, बॉन्ड उतना ही प्रबल होता है। ये तो आपको सहसंयोजी बंध की प्रकृति के बारे में मालूम है, 11th में आप पढ़ भी चुके हैं। तो यहाँ पर इसके रचक कण परमाणु होंगे और इनके बीच सहसंयोजक बंध पाया जाता है। लेकिन अब इनके यदि कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ें, लक्षण पढ़ें, तो आपको जल्दी से बता दें कि इसमें पहला पॉइंट, बस उसी को ध्यान रखना है
कि इसमें ये पहला पॉइंट में ये परमाणुओं से के सह संयोजन के द्वारा बने हुए होते हैं। पहला पॉइंट नोट करना है। दूसरा पॉइंट, ये सामान्य रूप से जैसे वो मुलायम कठोर थे, ये सामान्यतः मुलायम होते हैं, मुलायम से कठोर तक हो सकते हैं, है ना, आप ऐसा भी कह सकते हैं। तीसरा, ये सामान्य रूप से निम्न वाष्पन ऊर्जा से उच्च तक भी रख सकते हैं। ये ध्रुवीय विलायकों में बिल्कुल भी विलय सामान्य रूप से नहीं होते हैं, आपको ध्यान में रखना है। और ये चाहे वो ठोस अवस्था हो, चाहे वो गलित अवस्था में हो, चाहे वो फ्यूज्ड अवस्था में यानी या सॉल्यूशन के स्टेज में, किसी भी स्टेज पे ये विद्युत के सुचालक नहीं होंगे, सीधी सी बात है। तो इस तरह से आपने जाना कि ये कोवेलेंट सॉलिड्स क्या है और इसके कैरेक्टर्स क्या हैं। अब तीसरे नंबर में आता है आणविक। आणविक ठोस क्या है? जैसे कि इसके नाम से ही आपको मालूम पड़ रहा है, आणविक ठोस अणुओं से, मॉलिक्यूल्स से मिलकर बने हुए ठोस होते हैं। मॉलिक्यूल्स मतलब मॉलिक्यूल्स में ना सामान्य रूप से तो आपको मालूम है कोई चार्ज नहीं होता है, ये कम से कम दो परमाणु, एक परमाणु भी है तो उसमें मतलब वो स्टेबल है, उसमें चार्ज ना के बराबर होता है, लगभग। इसलिए इनके बीच वान डेर वाल्स बल, कौन सा बल? वान डेर वाल बल पाया जाता है। वान डेर वाल बल एक दुर्बल बल है। अब यहां पर वान डेर वाल बल किन किन परिस्थितियों में उत्पन्न होता है थोड़ा सा हम क्लियर करेंगे, क्योंकि बाकी वान डेर वाल बल किताब में भी आप देखेंगे, यहाँ पर नोट्स लिखने की जरूरत नहीं है, आप अपनी किताब से देख सकते हैं उनके पॉइंट्स। जहां पर जो महत्वपूर्ण चीज है, वान डेर वाल फोर्स कैसे देखो, यहां पर जो आणविक ठोस होते हैं, अणुओं के मध्य लगभग 3 प्रकार से बल लगते हैं। आपने 11 में पढ़ा होगा, यानी डिस्पर्शन जो फोर्स होता है जिससे डिस्पर्शन बॉन्ड बनता है, प्रकीर्णन बंध बनता है, जिसे हम लंदन फोर्स भी कहते हैं, लंदन बल होता है। जिसके दूसरा होता है यहाँ पर डायपोल फोर्स होता है, द्विध्रुव बल भी लगता है। और तीसरे प्रकार से डायपोल इंस्ट्रक्शंस यानी द्विध्रुव प्रेरित बल भी लगता है। अब इन तीनों को आप समझ लीजिए अलग अलग, तो आपकी समझ में आ जाएगा कि वान डेर वाल बल क्या है। सबसे महत्वपूर्ण चीज यहां पर सबसे पहले जो लंदन बल में दोनों जो अणु होते हैं उनमें पहले से कोई भी किसी भी सिरे पर चार्ज नहीं होता है। मतलब जैसे ये दो अणु हैं, ये मॉलिक्यूल्स हैं, इनमें किसी भी तरह से किसी भी छोर पे न यहाँ कोई भी आवेश नहीं होता है। अकस्मात किसी भी समय एक तरफ किसी भी अणु में एक तरफ पूरा का पूरा जो जैसे नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी चार्ज इकट्ठा हो जाता है, एकत्रित हो जाएगा, चाहे वो प्लस हो या माइनस हो, एकत्रित हो जाता है। और जब ये दूसरे के पास में रहता है दूसरे अणु के, तो ये एकदम से अट्रैक्टिव हो जाता है, एक तात्कालिक क्षण के रूप ये मतलब लिए ये उत्पन्न होता है और ये एक दूसरे से बंध जाते हैं। जबकि ये दुर्बल बंध होता है, इसको जल्द हल्का सा आप हिट करोगे तो फिर से टूट जाता है।
तो इस तरह से एक तो आपने ये डिस्पर्सन फोर्स, जिसके द्वारा डिस्पर्सन बॉन्ड प्रकीर्णन बंध बनता है, ये भी एक आणविक ठोस का मुख्य कैरेक्टर। और वैन डर वाल्स फोर्स, ये दुर्बल बंध है, इसे हम वैन डर वाल्स कहेंगे। दूसरा, जो डाइपोल डाइपोल यानी द्विध्रुव प्रेरित जो बॉन्ड होता है, तो इसमें जो ये बंध होगा, इसमें तो जैसे H2Cl2 समान सेम परमाणु वाले, सम परमाणु वाले बनते हैं। दूसरे कुछ ठोस ऐसे होते हैं, जैसे मान लो कि HCl है या HBr है, HI है, इस तरह से जो ठोस होते हैं उसमें दोनों पोल्स में पहले से ही पोलरिटी होती है। जब ये सॉलिड के मॉलिक्यूल्स यानी अणु पास होते हैं, तो ये जो फोर्स होते हैं, विपरीत फोर्स वाले जो ध्रुव पोल होते हैं, जब पास आ जाते हैं तो इनमें अट्रैक्शन होता है और ये जुड़ जाते हैं। हालांकि ये अंदर ही दूसरे से पहले से ही खींचे रहते हैं विपरीत चार्ज से, तो उतना तो जो आयनिक होता है उतना तो नहीं हो सकता है। लेकिन इसके बाद भी जब ये अणु नजदीक आते हैं तो उनमें एक अट्रैक्टिव फोर्स उत्पन्न हो जाता है और वो उससे जुड़ जाते हैं। तो इस तरह से ये भी एक वैन डर वाल बल की तरह ही कार्य करता है, क्योंकि ये दुर्बल बल है, इसलिए इसको हम वैन डर वाल बल कहते हैं। तीसरा भी इसी तरह से एक पोलर जिसमें एक तरफ प्लस, एक तरफ माइनस, एक तरफ प्लस, एक तरफ माइनस, पहले से जैसे ये, जब ये और ये नॉन पोलर और पोलर आपस में इस तरह से कंबाइंड होते हैं, जुड़ते हैं, या ऐसे अणु पास आते हैं, तो उनके बीच भी ये अट्रैक्शन होता है, ये इसको अट्रैक्टिव करता है, आकर्षित करता है, और इसमें भी जो भी छोर होगा उसके विपरीत यहां पर एक चार्ज उत्पन्न हो जाएगा तत्काल, जिसको हम डाइपोल इंडक्टेंस फोर्स कहते हैं। मतलब द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव फोर्स उसको बोलेंगे। और ये भी एक दुर्बल बंध होता है और ये कहलाता है वैन डर वाल बल। मतलब कुल मिला के जो आणविक ठोस होते हैं उनके मध्य लगने वाला आकर्षण बल कौन सा होता है? वैन डर वाल बल होता है। ये भी ठोस मुलायम होते हैं, इनको भी हल्के से एरेट कर दिया जाए तो ये कई टुकड़ों में टूट जाते हैं। और आणविक ठोस ये विद्युत के कुचालक होते हैं समान रूप से। इसके बाद जो चौथे नंबर में आता है हमारा चौथा है मेटेलिक सॉलिड, धात्विक ठोस। तो चौथे नंबर में आपको धात्विक ठोस के बारे में बताएंगे हम। तो चौथे नंबर में जो आता है वो है मेटेलिक या धात्विक ठोस। धात्विक ठोस क्या है? धात्विक ठोस में जो रचक कण होते हैं धातु परमाणु और इलेक्ट्रॉन। धातु परमाणु जब इलेक्ट्रॉनों के महासमुद्र में डूबा रहता है, यानी वहां पर जाके वो इलेक्ट्रॉन खोकर धन आयन भी बना लेता है, उस धन आयन के चारों तरफ या कभी कभी उत्सर्जन नहीं होने के कारण केवल वो परमाणु के स्टेज पे भी रहता है, तब भी उसके चारों ओर से लाखों की संख्या में इलेक्ट्रॉन उसको अट्रैक्टिव के रहते हैं, आकर्षित के रहते हैं, और यही मेटेलिक बॉन्ड कहलाता है, धात्विक बंध कहलाता है। इसीलिए इनमें
जो महत्वपूर्ण कैरेक्टर उत्पन्न होता है वो तन्यता, मतलब डक्टाइल पोजिशन, तन्यता और आघात वर्धनीयता, यानी मैलेबल होते हैं। आघात वर्धनीयता और तन्यता का गुण इसके मेटेलिक बॉन्ड की मजबूती, स्ट्रेंथ के कारण ही होता है। तो यहाँ पर इसके रचक कण क्या हुए? धात्विक ठोस के रचक कण इलेक्ट्रॉनों के महासमुद्र में डूबे हुए धातु परमाणु या आयन, अर्थात धातु परमाणु और इलेक्ट्रॉन इसके रचक कण हो जाते हैं। ये अति मुलायम से, जिसे सोडियम, अति कठोर तक हो सकते हैं। इनमें विद्युत संचालन का गुण प्रबल पाया जाता है, मतलब ये विद्युत के सुचालक होती हैं, सुपर इलेक्ट्रिक कंडक्टर हो सकते हैं। बाकी तो वही है सब, और कोई दिक्कत नहीं इसमें। और इस तरह से अभी आपको हमने ये सेकंड पार्ट हमने पूरा किया। यदि इसमें कुछ और डिस्कस करना हो या कोई ऐसे पॉइंट छूट गए हो, आपको ऐसा लगता है कि भाई हमें ये चीज़ जानना है, तो आप हमको या तो कमेंट बॉक्स में या कि व्हाट्सएप में आप भेज सकते हैं, हम उसका भी समाधान करेंगे। थैंक यू।